अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आज आप लोगों का विटामिन्स का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स जिस तरह से बायोमोलिक्यूल्स दीगर आपने सीखे, उसी तरीके से कुछ बायोमोलिक्यूल में विटामिन का भी शुमार होता है। अब विटामिन जैसे कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, उस तरीके से विटामिन भी एक बायोमोलिक्यूल है। अब हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्मूला, ये सब पढ़ा। सिमिलरली प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह सारी चीजें हमने देखी। अब यहाँ पर विटामिन्स के मैं आपको केमिकल फॉर्मूला या उनका स्ट्रक्चर नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट सिंपल से सीखा कि आपके पास मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड में आपके इतने कार्बन एटम होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। लिपिड के अंदर हमने सीखा कि लिपिड आपके पास इस तरीके से फैट होता है तो वही ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल नहीं है विटामिन। तो विटामिन इस लेवल पे आपकी किताब में इनका स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस करवाया, तो जाहिर है वो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब विटामिन डिस्कवर किसने किए? तो विटामिन डिस्कवर किए थे हॉपकिंस साहब ने, लेकिन हॉपकिंस साहब जो थे उनके डिस्कवरी में नाम विटामिन का नहीं था। उन्होंने कहा था कि कुछ जिस तरीके से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और दीगर हमारे कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था हॉकिंस साहब ने, उसी तरीके से हमारी बॉडी को चाहे थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन कुछ मिकदार में एक इजाफी न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए। वो इजाफी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें मिलती है कुछ सप्लीमेंट से। वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी हैं। अगर वो बॉडी में नहीं होंगे तो जाहिर है हमारी बॉडी के अंदर फिर दीगर बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन होने चाहिए वो ना होने की वजह से वो जो आपके, जैसे कभी आपने सुना होगा कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं या बेचारा कमजोर हो गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, विटामिन डी पिलाते हैं। विटामिन डी अलग से उसको सप्लीमेंट देते हैं। तो इस तरीके से ये जो विटामिन हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, ये सारी चीजें उतनी ही मिकदार में इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब यहाँ पर जो विटामिन हैं, जाहिर है हॉपकिंस साहब ने तो बता दिया था कि ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी को चाहिए। अब उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये नाम फिर दिया गया विटामिन का। यहाँ पर नाम आपके साइंटिस्ट का लिखा भी होगा। फंक साहब थे, उन्होंने ये विटामिन का नाम सजेस्ट किया था और उन्होंने एक विटामिन निकाल के भी दिया था, विटामिन बी 1 गालबन, लिखा हुआ है किताब में। विटामिन बी 1 आपके पास ये इन साइंटिस्ट ने, फंक साहब थे, इन्होंने निकाल के दिया और इसका नाम थियामीन होता है। ये विटामिन, इसका नाम क्या है? थियामीन, बी 1 विटामिन है। तो इनकी डिस्कवरी हुई थी और फिर उसके बाद उन्होंने इसका नाम ही ज़ाहिर विटामिन का रख दिया। तो अब किताब पे आ रहा हूँ आपके। हॉपकिंस साहब थे 1912 में, इन्होंने अपने रिसर्च की थी जिसमें बताया कि बॉडी को कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट एक परसेंटेज हमारी बॉडी में होना चाहिए, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी हमने पीछे चीजें पढ़ ली हैं, ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। इसमें कुछ बॉडी हमारे खुद जनरेट करती है और कुछ हमारी बॉडी को बाहर से लेने होते हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा था असेंशियल और नॉन असेंशियल का। तो बहरहाल यहाँ पर इसी तरीके से उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ आपके पास चाहिए तो ऑप्टिमल हमारे पास यहाँ पर डेवलपमेंट अगर बॉडी की करनी है, ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, अगर आपने प्रॉपर ग्रो होना है, एक बच्चा जो छोटा सा है, पैदा हुआ है, उसको आप न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके विटामिन कम कर दें, वो इतना सेहतमंद नहीं होगा ओवर द ईयर्स। और एक बच्चा है जिसको आप प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर सारी चीजें दें, उसकी खुराक दुरुस्त रखें, तो दोनों में आपको नजर आ जाएगा कि दोनों की जो सेहत है वो वाजे बता रही होगी। एक अंडर न्यूट्रिशनल वैल्यू पे होगा, माल न्यूट्रिशनल हम उसे कहते हैं। एक प्रॉपर सेहतमंद हेल्दी इंसान होगा। तो यहाँ पर विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिन लोगों की खुराक सही होती है, खालिस चीजें खाते हैं, तो उनकी जो बॉडी की डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर होती है। अदरवाइज जिस तरह से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, जिनके पास खाने के लिए तो वैसी ही चीजें नहीं होती हैं और जो खा रहे हैं वो भी बिल्कुल, अगर उनको खाना ना ही दें तो बेहतर है, इतना खराब खाना खा रहे हैं, बस जिंदा रहने के लिए वो अपनी खुराक पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बॉडी की ग्रोथ उस तरह नहीं होती, उस तरह डेवलपमेंट नहीं होती। तो बहरहाल यहाँ से ये चीज वादे होती है कि विटामिन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे दीगर बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह ये सारे।
यही सारी बातें आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं कि आपके पास जो ये विटामिन्स हैं ये, अच्छा, जितनी आपके फैट या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी को है उतनी रिक्वायरमेंट विटामिन्स की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, आप धूप में चलेंगे तो आपके धूप से भी विटामिन डी जनरेट हो जाएगा। तो विटामिन डी बहुत माइन्यूट मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में आपकी बॉडी को चाहिए। तो यहाँ पर आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमम मॉडेस्ट अमाउंट का मतलब ये होता है, मिनिमम अमाउंट है, मुनासिब अमाउंट है, ना ज्यादा है ना कम है। तो आपके विटामिन की जो क्वांटिटी है बॉडी के अंदर, वो जितनी आपको चाहिए बस उतनी बॉडी रखेगी। और इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। तो विटामिन आर ऑल्सो नोन एज एसेसरी ग्रोथ फैक्टर। एसेसरीज क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये खिलौना एक आप सबके पास होगा, आपके पास नहीं, मेरे पास है, तो इसकी एसेसरी क्या है? इसका चार्जर भी होना चाहिए, इसके साथ और दीगर चीजें भी होनी चाहिए। इसमें मैंने प्रोटेक्टर लगाया हुआ है तो इसमें वो भी लगा होना चाहिए, सारी एसेसरीज। आपकी बॉडी ये इसी तरीके से एक मेन बॉडी है। अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए? आपकी बॉडी को कपड़े चाहिए, प्रोटेक्टर क्या है? कपड़े है ना। क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, एसेसरी हो गई। चार्जर चाहिए, खाना चाहिए, चार्जर क्या करता है? चार्ज कर रहा है। खाना आपको क्या करता है? चार्ज करता है। आपको खाना चाहिए, वो जो खाना आप खा रहे हैं वो, उसमें जो चीजें मेन आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बगैर आप जिंदा नहीं रहेंगे, वो तो एक अलग चीज है। वो तो आपके डेली सप्लीमेंट आपको लेने ही लेने। लेकिन उसके अलावा आपको जो चीज चाहिए, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं ले पा रहे लेकिन आपको वीकली या मंथली बेसिस पे तो लेना पड़ेगा। जितने भी थोड़े से एजेड लोग हो जाते हैं, जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उनको हम इजाफी कैप्सूल देते हैं विटामिन के। वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा उस साइकिल को रिपीट करते हैं। यानी उनको, आपको सप्लीमेंट्री विटामिन देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आपके विटामिन के बारे में ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जो कि आपको खुद पढ़ना है। मैं अब आगे आ रहा हूँ, किताब में बाद में आएंगे। अब जितने भी विटामिन हैं उनकी दो टाइप आपने यहाँ सीखनी है। एक विटामिन आपके पास वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल, और दूसरा फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जब हम लिपिड्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा था। वाटर सॉल्युबल आपके पास जो विटामिन होते हैं वो आपके विटामिन बी और विटामिन डी होते हैं। और सिमिलरली फैट सॉल्युबल जो आपके विटामिन होते हैं वो हमने पीछे पढ़ा था, ए डी, बल्कि हाँ ठीक है, ए डी ई और के। ये आपके विटामिन हैं। कुछ हो सकता है मैं आपको डी 2 दफा लिखवा रहा हूँ तो वो हो सकता है गलत लिखवा रहा हूँ। बहरहाल विटामिन बी और विटामिन सी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डी रवानगी में लिखवा दिया। विटामिन डी और विटामिन सी, सी तो मुझे याद भी नहीं था कि मैंने लिखा ही नहीं। बहरहाल हमारे पास विटामिन ए बी सी डी ई और उसके बाद के विटामिन है। ये कुछ हमारे पास विटामिन हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इनके आगे टॉपिक है, पूरा एक टेबल बना है, उसके बाद में आएंगे, लेकिन पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब क्या है? वो विटामिन जो बॉडी के अंदर पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और पानी के साथ आप उनको अगर बाहर से दवा के तौर पे भी ले रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं। विटामिन जो आपके फैट सॉल्युबल है उनका मतलब क्या है? कि इसको खाने के साथ साथ आपको कोई ना कोई फैट कंटेंट लाजमी लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले कहा होगा जब मैं लिपिड्स पढ़ा रहा था, कि विटामिन डी जो लोग अलग से कैप्सूल खाते हैं वो दूध के साथ लाजमी खाते हैं। अदरवाइज वो पानी के साथ उसको खाएंगे तो उनका विटामिन जाया हो जाएगा, वो कंज्यूम बॉडी में नहीं होगा। अनटिल अनलेस के आपके उससे पहले कोई आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाया हो, कोई फैट कंटेंट आप पहले कंज्यूम कर चुके हैं, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी के ऊपर गुजारा कर रहे हैं तो उसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो ये जो आपके चार विटामिन हैं, ए डी ई और के, इसको मैंने कहा था याद करने के लिए विटामिन हेडेक याद कर लेना। तो ए डी ई और के ये विटामिन, इनको खाने के लिए लाजमन आपको कोई ना कोई फैट कंटेंट लेना है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसके अंदर ये डिजोल्व होगा। बकिया जो आपके पास वाटर सॉल्युबल है उसमें आपको सिर्फ पानी चाहिए। आप गोली लें, पानी के साथ खाएं और विटामिन आपकी बॉडी में डिजोल्व हो जाएगा। अब जो फैट है वो तो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, पानी डिपॉजिट नहीं होता। कभी आपने पानी पिया हो और पानी आपका वो कहीं डिपॉजिट हो गया हो, पानी आपके हाथ में पड़ा हुआ है कि किसी को प्यास लग रही है, हाथ आगे कर दिया, पानी पी लें। हाँ, फैट चाहिए तो स्किन के अंदर फैट है।
अगर आपको कभी अपनी बॉडी में जरूरत पड़ेगी फैट की, तो आपके बॉडी के अंदर से ही फैट पूरा यूज हो जाएगा। कभी सर्जरी में फैट के हमें जरूरत पड़ती है तो उसी ह्यूमन बॉडी के अंदर से ही फैट निकल आता है, लेकिन पानी कहीं डिपॉजिट नहीं होता। तो हमें यहाँ से ये चीज कंक्लूड करने को मिलती है कि हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं, यानी विटामिन बी और सी, ये जितनी ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लिए जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी रुकता नहीं है। पानी आपके पास बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता, स्टोर नहीं होता, तो आपके ये फैट सॉल्युबल तो जाहिर है पानी के जैसे नहीं है। हमारा फैट बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। हमारा फैट जो है, हमारी जो बॉडी है, उसके अंदर डिसॉल्व होके क्या करता है, हमारी बॉडी में ही चिपक जाता है ना इधर उधर। जिन लोगों को फॉर एग्जांपल हमने क्या सीखा था, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है तो उनके ऑर्गन्स के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। हमने खाना खाया, वो फैट डिसॉल्व हुआ और बाद में बॉडी में ही डिपॉजिट हो गया। अब अगर किसी के बॉडी में फैट डिपॉजिट हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो वाइटामिन कहाँ जाएंगे, उस फैट के पास जाएंगे। ऑलरेडी वो फैट उसके लिए, सेहत के लिए खराब है। ये वाइटामिन और वहां जाके अपने आप को भर्ती करते रहेंगे। आप अपने कमरे में से झाड़ू निकालने, मिट्टी निकालने सारी, और बाहर खिड़की से और मिट्टी वाली हवा चल के कमरा गंदा कर रही है, आप पागलों की तरह झाड़ू लगाए जा रहे हैं। आप पानी समंदर से निकाल रहे और बाहर बाल्टी में भर रहे हैं और दूसरा बाल्टी उठा के वापस समंदर में डाल, तो आपसे बड़ा बेवकूफ थोड़ी कोई होगा। तो उसी तरीके से आपके जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, ये फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। आप फैट के साथ तो कंज्यूम कर ही रहे हैं। विटामिन डी की एग्जांपल दोबारा दे रहा हूँ, आप दूध के साथ उसको कंज्यूम कर रहे हैं। दूध में आपका क्या होता है, फैट होता है। वो आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर अगर पहले से फैट मौजूद है तो उसमें जाके डिपॉजिट होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ पर वाटर सॉल्युबल की बात करें, विटामिन सी ज्यादातर उसके अंदर होता है जो फ्रूट्स आपके सिट्रिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खा रहे हैं ऑरेंज, ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी यानी ऑरेंज आप जितना मर्जी खा लें, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की तादाद बढ़ेगी नहीं। आप पूरे दिन, क्या पूरे महीने आप सिर्फ ऑरेंजेस खाते रहें, कीनू का शरबत निकालें वो पिए और उसको वैसे ही खाते रहें, खाना छोड़ दें, तब भी आपकी बॉडी में विटामिन सी इजाफी नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है, आप एक दिन दो दिन खा लेंगे, तीसरे दिन खुद ही कुछ और खाने का दिल चाहेगा, लेकिन इजाफा नहीं होगा बॉडी में, डिपोजिशन नहीं होगा। लेकिन विटामिन जो बकिया है फैट सॉल्युबल, वो डिपोजिट हो जाएंगे। अगर ये डिपॉजिट हो जाते हैं और ज्यादा मिकदार में हो जाए, तो ये अगेन आपके लिए हार्मफुल है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हो सकता है इनकी एक्सेसिव क्वांटिटी की वजह से आपकी बॉडी में कोई और बीमारियां इनके इजाफे की वजह से जनरेट हो। तो ये दो टाइप ऑफ वाइटामिन हैं। मैं आपकी किताब में आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। चलें वापस आ जाएं अब अपने टाइप्स ऑफ वाइटामिन पे। मैंने आपको वैसे समझा दिया, आप किताब के हवाले से देख रहे हैं। दो टाइप्स हैं आपके पास यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बात हो रही है। पहली आपके पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है, दूसरा आपके पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन है। वाटर सॉल्युबल के अंदर आपके पास विटामिन बी और विटामिन सी होता है। अच्छा, विटामिन बी के भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट विटामिन बी हैं, तो हमने उन सबको एक ही कैटेगरी कर दिया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कभी दवा अगर आपने ली होगी विटामिन की, तो उसमें एक नाम लाजमी सुना होगा बी कॉम्प्लेक्स का। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके विटामिन बी के कैटेगरीज हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि विटामिन ए है, बी है, सी है, डी, ई है, एफ नहीं है, डायरेक्ट के आ गया। इसके बाद अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखें, तो ई के बाद तो एफ आता है, फिर जी, एच, आई, जे, उसके बाद के आना चाहिए। तो विटामिन होते हैं ये वाले भी। विटामिन ई भी होता है, विटामिन ई तो खैर लिखा है, एफ भी होता है, उसके आगे जितने भी हैं एच तक, एफ, जी, एच, आई गालबन नहीं होता, मुझे नहीं याद पड़ रहा, विटामिन आई नहीं होता। लेकिन ये जो आगे एफ, जी, एच है, और इवन विटामिन जे, ये सारे विटामिन विटामिन बी से क्योंकि रिजेंबल करते हैं, तो इनको हम कहते हैं विटामिन बी। कुछ विटामिन बी टू हो जाएंगे, उसका नाम इसी तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। तो इन सबको हमने कर दिया बी कॉम्प्लेक्स। इस वजह से आपके विटामिन ए से लेके ई तक और उसके बाद डायरेक्ट के आ रहा है।
अब वन बाय वन इनको बाद में देखेंगे। वापस आ रहे हैं, विटामिन आपके पास जो वाटर सॉल्युबल हैं उनके सिंपल सा है, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन जितने भी हैं, ऐसे विटामिन जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए, उनके अंदर सॉल्युबल हो, उनको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। नाम से ही वाज़ेह इनकी डेफिनेशन। एग्जांपल्स आपके पास कुछ यहाँ पर बता दी मैंने, बी और सी दोनों लिखी हुई हैं, किताब में भी वही दी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपके पास नंबर वन, पाए कहाँ से जाते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों फ्रूट से आते हैं, या सीरियल जो खाते हैं बच्चे या बड़े भी, वो उधर से मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है विटामिन आपके ये स्टोर नहीं होते बॉडी में, ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई हैं यही लिखी हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम इन विटामिन को एक्सेस क्वांटिटी में ले लें तो ये हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दे कांट हार्म अस। और नेक्स्ट आपके पास फाइनल पॉइंट यहाँ पर लिख के बताया हुआ है कि दीज विटामिन आर इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी। जाहिर है आपका जो पानी है वो पानी आपके बॉडी में डिपॉजिट तो हो नहीं रहा, जिस्म से हमारे निकल जाता है, तो उसके साथ हमारे जितने भी एक्सेसिव विटामिन होंगे सब निकल जाएंगे। तो बॉडी में ये वाले वाटर सॉल्युबल विटामिन कभी भी डिपॉजिट नहीं होंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। सेकंड आपके पास टाइप पे फैट सॉल्युबल, तो ऐसे विटामिन जो फैट के साथ सॉल्युबल हो सिर्फ, उन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या क्या इसमें होता है, ए डी ई और के विटामिन। विटामिन डी आपके जो सनलाइट है उधर से आपको मिल जाता है, लेकिन लाजमी नहीं है वहीं से मिलता हो, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मेन और फ्री सोर्स हमारे पास सनलाइट है। तभी कहा जाता है सुबह आप जब सूरज निकल रहा है उस वक्त वॉक कर लें, ताकि जो सूरज की रोशनी आप पे पड़ेगी उसमें विटामिन डी जनरेट हो जाएगा। और वॉक नहीं भी करनी, आप बैठ जाए वैसी, क्योंकि उस वक्त इतनी इंटेंसिटी नहीं होती, इतनी गर्मी नहीं होती। सिमिलरली जो शाम का वक्त होता है जिसमें आपके पास मगरिब से पहले सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त भी आप अगर वो चलेंगे या बैठ जाएंगे तो विटामिन जनरेट होना शुरू हो जाएगा, विटामिन डी। तो ये आपके पास विटामिन के सोर्सेज भी हैं, एक सोर्स मैंने बता दिया। तो आपके पास यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पे आ रहा हूँ, इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिपिड से, पीछे हम पढ़ चुके हैं, लिपिड से हमें मिल जाता है। जाहिर है ये विटामिन हमें बॉडी के अंदर चाहिए, कुछ खुद जनरेट हो जाते हैं, कुछ हमें लेने पड़ते हैं। तो बहरहाल लिपिड्स आपके पास मेन सोर्स है, जहां से ये आता है। दूसरा हमारे पास, मैं दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, कि ये आपकी बॉडी के अंदर लंबे अरसे के लिए स्टोर हो जाता है। जब तक आपकी बॉडी में फैट स्टोर है तब तक आपकी बॉडी में ये भी स्टोर होगा। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगर हम ओवरडोज कर दें इन विटामिन की तो हमारी बॉडी के अंदर ये नुकसान पहुंचाएंगे और बीमारियां पैदा करेंगे। ये भी बात मैं पीछे बता चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कुछ बीमारियां भी बताएंगे। अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इरिटेशन होगी, हेडेक यानी सर में दर्द होगा। इरिटेशन मतलब हमें उलझन महसूस हो रही होगी, हर वक्त हमें खारिश हो रही होगी, इस तरह की प्रॉब्लम होंगी। विटामिन डी अगर ज्यादा हो जाएगा तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। कैल्सिफिकेशन हम कहते हैं कैल्शियम जब हमारा बॉडी के अंदर, दायरे बॉडी के अंदर कहाँ है, हमारी हड्डियों में, दांत के अंदर है, तो हमारी हड्डियों में से जब कैल्शियम निकल के वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, उस डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। तो क्या होता है, हमारा कैल्शियम बॉडी का कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा या और कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा। तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जब कैल्शियम हमारा टूटता है तो वो बना देता है और दीगर कंपाउंड। ये कब होगा, जब विटामिन डी आपके पास नहीं होगा। विटामिन डी ना होने की वजह से क्या होगा, विटामिन डी अगर किसी इंसान में नहीं है तो उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, वो चलते चलते थक जाएगा, थोड़ा सा चलेगा फिर उसके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो हैवी वेट उठा भी नहीं सकेगा। जाहिर है हड्डियों से ताल्लुक है इसका। नेक्स्ट पे आ रहे हैं विटामिन आपके पास डी, अगर अच्छा आगे भी लिखा है पेन इन बोन्स, ये मैं बता चुका हूँ। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई अगर बॉडी में नहीं होगा तो बॉडी के अंदर फटीग महसूस होगी, हेडेक होगा। फटीग का मतलब स्ट्रेस आपको होगा, बहुत ज्यादा आप टेंशन में होंगे हर वक्त। तो ये ज्यादातर विटामिन ई ना होने की वजह से होता है। अब कुछ बच्चे होते हैं हर वक्त परेशान रहते हैं, पढ़ाई तो एक बहाना होता है परेशानी का, लेकिन एक्चुअल रीजन ये भी हो सकता है उनकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई की वजह से परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो। अगर कभी आप किसी अपने बहन भाई को या किसी को भी नॉर्मली देखें और वो परेशान दिख रहा है, तो कोशिश करें उसको विटामिन ई के सोर्सेस दे दें। तो विटामिन ई कहाँ से मिलेगा वो आगे सीखेंगे, तो आप उसे वो खाना खिला दें जिसमें विटामिन ई मौजूद है। बहरहाल आगे आ जाए, सर दर्द वगैरह ये सब चीजें होती हैं। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के आपकी बॉडी को इसलिए चाहिए ताकि, अच्छा चाहिए क्यों वो अलग है, यहाँ बताया कि एक्सेस हो जाए तो क्या है,
इसलिए चाहिए कि कभी भी हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे किसी जगह लेट सपोज हाथ पे कट लग गया, तो वो कट लगने की वजह से जो खून बह रहा है उस बहाव को रोकना है। जाहिर है अगर खून बहता रहेगा तो इंसान की बॉडी तो खून ही निकल गया सारा। उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारी बॉडी में विटामिन के अगर होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू होगा और वो जो वूंड है, वो जो जख्म है, वो भर जाएगा। जाहिर है जख्म तो रहेगा, उसको तो ओवर द टाइम पीरियड सही होना है, लेकिन एटलीस्ट ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर विटामिन के ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो लिवर है या किडनी है उसकी बीमारियां शुरू हो जाती। तो ये कुछ आपके यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर कुछ रीजंस थे विटामिन जो फैट सॉल्युबल है उसके। अब इसके बाद आपकी किताब ने एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को मैंने पढ़ाना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो भी कर रहे हैं। तो विटामिन ए से लेके के तक जितने भी हैं उनके सोर्सेज, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो कहाँ से आए थे, और वो उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, उनके डिजीजेस क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो टेबल इसके बाद है। एक चीज जो बीच में रह गई वो आपके विटामिन बी और विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा, तो डायग्राम अपनी किताब में देख लें वापस। तो अगर विटामिन बी हमारी बॉडी में कम हो जाए, डेफिशिएंसी होगी, तो लोगों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर इस तरीके से छाले निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको, ये जो छाले इनको हम कहते हैं बेरी बेरी इफेक्ट। ज्यादा छोटे बच्चों में होता है क्योंकि उनके अंदर विटामिन डी अभी जनरेट नहीं हो पा रहा होता, ना ही उनको वैक्सीनेशन हम कर रहे होते हैं, ना ही इजाफी सप्लीमेंट दे सकते हैं। वैक्सीनेशन इसीलिए की जाती है ताकि आपके पास ये प्रॉपर सारे जो बीमारियां हैं वो दूर हो। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो जाहिर है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान की हड्डियां कमजोर होंगी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो चल नहीं सकते प्रॉपर, उनकी जो हड्डियां हैं कमजोर होने की वजह से बैंड हो जाती है। अक्सर लोग इसको कहते हैं पोलियो हो गया है इसको, या और दीगर चीजें हो गई। मेन रीजन क्या है, विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी अगर बचपन में ही प्रॉपर दे दिया जाए छोटे बच्चों को, ये आपके तस्वीर भी बनी हुई है, रिकेट्स कहते हैं इसको, रिकेट्स इफेक्ट। तो अगर उस उम्र में बच्चों को विटामिन डी वक्तन फवक्तन देते रहे डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तो उनकी हड्डियां भी स्ट्रांग रहेंगी और उनको इस तरह की बीमारियां भी नहीं होंगी। तो बहरहाल ये आपके पास सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके बाद एक टेबल पूरा बना हुआ है, इसको डेप्थ में हमने समझना है। टेबल आप सबके सामने होना चाहिए, वरना नोट्स के अंदर भी हमने प्रेजेंटेशन के साथ आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है, अगेन आस्किंग, दोबारा अगर किसी को पूछना है तो पूछ लें। अब अपने टेबल को देख लें। ये जो टेबल आपकी किताब में बना हुआ है इसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको डीपली डेप्थ में समझनी हो, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर का है। और कंप्यूटर अगर बैकग्राउंड आपका है तो जाहिर है आपने बायो नहीं पढ़ी, तो आपको इसमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी भी लिखी हुई हैं इस टॉपिक के अंदर जो कि बायो के स्टूडेंट होते हुए भी आपको समझ नहीं आएंगी। तो मैं इतनी डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। ये जो टेबल है इसमें जैसे कि बीमारियों के नाम है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, बीमारियों के नाम पता होने चाहिए। बस आपको बीमारियों के नाम पता है तो ठीक है। आपको जैसे एक बीमारी का नाम पता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, हेडेक है। अब हेडेक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, तब पता है। अब कोई मैं नाम नया सा उसका बना के दे दूं आपको समझ ही नहीं आएगा। तो बहुत सारे इसमें बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन नाम उनके, क्योंकि एक्चुअल मेडिकल टर्म यहाँ पर अगर आई भी होगी तो वो आप लोगों को जाहिर है अगर पता है वेल गुड, नहीं पता तो मैं आपको बायो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मेडिसिनल साइंस नहीं पढ़ा रहा, ना ही बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो जो जो चीजें हैं अगर कंफ्यूजन होगी आप क्लास में पूछ लेंगे, अदरवाइज हम उसको स्किप कर देंगे, जो रटने वाली चीज आपके लिए होगी। और अगर आपने बायो नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको इसका जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है ही नहीं और आगे आपको इसको दोबारा पढ़ना भी नहीं। एक कंप्यूटर के स्टूडेंट को जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में, इवन इसके बाद आप जब कॉलेज लाइफ में आएंगे, तो उसको प्रॉपर केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की रिप्लेसमेंट, केमिस्ट्री की रिप्लेसमेंट में कंप्यूटर होता है। सिमिलरली इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसको बायो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे चल के जो इंजीनियरिंग लेगा उसको बायो नहीं पढ़नी है। तो इसलिए बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आगे चल के हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जितना लिखा है उतना ही हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, विटामिन ए। यहाँ पर आपको सारे विटामिन लाइन वाइज बताए हुए, विटामिन ए, फिर बी सी डी, ये सारे क्या क्या है। फिर इनके सोर्सेज बताए हुए हैं आगे, जैसे विटामिन ए के सोर्सेज के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि ये बटर हो गया, मक्खन, फिश, मिल्क, चीज, कैरेट्स, गाजरें वगैरह, इन सब में ये पाया जाता है। अगर किसी को विटामिन ए चाहिए तो वो ये सारी चीजें कंज्यूम कर ले। साथ ही साथ आपका जो ऐसे वेजिटेबल जिनका ग्रीन या येलो कलर होता है उनमें भी पाया जाता है।
तो यहाँ पर आपके जैसे खीरे हो गए, करेले हो गए, ग्रीन कलर के होते हैं सारे, तो इन सब में ये पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। हमारी आंखों में जो कलर्स नजर आते हैं उनके पिगमेंट्स के लिए विटामिन ए की जरूरत बहुत है। सिमिलरली स्किन के लिए भी ज्यादा जरूरी है। स्किन आपको अगर अच्छी चाहिए, मैं गोरे काले की बात नहीं कर रहा, स्किन अगर अच्छी चाहिए तो आपकी स्किन के लिए विटामिन ए चाहिए लाजमी। नेक्स्ट पे आ जाए, डेफिशिएंसी अगर इसकी होगी तो क्या होगा? जाहिर है विटामिन ए आपका क्या है? फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल अगर कम होगा तो भी नुकसानदेह है, ज्यादा होगा तो भी नुकसानदेह। बहरहाल अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? हम एफिशिएंसी पूछ चुके हैं, यहाँ पर समझ चुके हैं। अगर हमारे पास कोई चीज एफिशिएंटली अमाउंट में ज्यादा, एक्सेसिवली ज्यादा है, तो वो भी नुकसानदेह है, लेकिन वो नुकसानदेह सिर्फ फैट सॉल्युबल वाले। तो एक्सेस क्वांटिटी वाली चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ रहे हैं डेफिशिएंट अगर है कोई चीज तो उससे बीमारियां क्या होंगी। सबसे पहले आपको बताया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है? जैसे ही अंधेरा होता है आपको चीजें दिखना कम हो जाती है। जब रोशनी होगी आपको प्रॉपर नजर आएगा, जैसे ही आपके अंधेरा होना शुरू होगा तो लोगों को नजर नहीं आता या कम आता है। ये अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड में आपके पास ये जो आंखें हैं वो फंक्शन करना प्रॉपर बंद हो जाएंगी। यहाँ पर नाम भी बताया हुआ है, जीरोफ्थैल्मिया आपके पास ये एक बीमारी का नाम बताया हुआ है। जीरोफ्थैल्मिया क्या है? आपके पास जो टेयर ग्लैंड होता है, टेयर ग्लैंड का मतलब क्या है? जिससे आंसू बनते हैं। जाहिर है आंखों का काम क्या है? जब आपका रिजल्ट आएगा तो थोड़ा से आंसू बहाने, थोड़ा सा रो लेना है। वो रोने का काम भी करती हैं आपकी आंखें। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तब भी कुछ बच्चे रो जाते हैं। या आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ देखना है तो आंखों के बगैर तो देख नहीं सकते। अब अगर आपके आंखों में से आंसू बनना बंद हो जाए, आपकी आंखें ड्राई हो जाएं, तो आपकी आईज में जो कंटिन्यूसली लिक्विड मौजूद होता है वो खत्म होता रहेगा। आंखें इवेंचुअली खराब हो जाएंगी। तो टीयर ग्लैंड का मतलब ये हरगिज नहीं है कि बैठ के आप मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू गिराएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी आंख के अंदर जो लिक्विड है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन करने से कासिर हो जाएगा और इवेंचुअली आपके ज़ाहिर आंखें खराब हो जाएंगी। ये बीमारी है। तो शुरू में आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होगी और इवेंचुअली फिर आपके इस तरीके से आंखें खराब हो सकती है। रीजन क्या है? विटामिन ए की कमी। और दूसरा आपकी स्किन डिजीज भी हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन भी हो सकती है। तो ये बेसिक सी डिजीज बीमारी है अगर विटामिन ए की कमी होगी बॉडी के अंदर। दूसरे पे आ रहे हैं विटामिन बी। अब विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो विटामिन एफ, जी, एच, ये जितने भी विटामिन हैं वो हमने आगे जाने के बजाय हमने क्या किया? बी के साथ मर्ज कर दिया। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया क्योंकि रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा थी इनमें। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका ये कहाँ से पाया जाएगा? जितने भी आपके चावल, एग्स, मिल्क, मीट, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। लिवर हो गया, जो हम कलेजियां खाते हैं जानवरों की, नट्स और यीस्ट, इन सब से आपको विटामिन बी मिलता है। और भी दीगर हैं, बस आपकी किताब ने इतना बताया हुआ है। इंपॉर्टेंस क्या है? जो हमारी स्किन है या जो हमारा नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। विटामिन बी की कमी जब भी किसी को होगी वो बेहोश होना शुरू हो जाएगा। मेन अलामत उसकी यही होती है कि वो हर वक्त उसको बेहोशी के झटके पड़ते रहते हैं। कि वो चल रहा है, अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जो भी जगह होगी वहां गिर जाएगा। पता चलेगा विटामिन बी की कमी है उसके अंदर। स्पेसिफिकली विटामिन बी 12 की कमी होती है तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये एक तो इम्पोर्टेंस है कि नर्व और स्किन के लिए अहमियत रखता है। और अगर ये नहीं होगा तो इससे बहुत सारी यहाँ पर बीमारियां बताई हुई है। नंबर वन, बेरी बेरी, यहाँ पर पीछे मैंने बताया था विटामिन बी अभी किताब में बना के दिखाया हुआ है। तो इससे क्या होगा? आपके जो नर्व्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होगा और जो हार्ट फेलियर है वो भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन आपके पास एक आपकी बॉडी का फंक्शन होता है। इसका जो एक्चुअल हम मीनिंग कह लें वो ये कह सकते हैं कि बॉडी में छाले निकलना। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएं, आपका डर्माटाइटिस। ये आपकी एक और बीमारी है जिसमें आपकी स्किन के अंदर जो दाने निकल आते हैं वो है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ, जो भी है आपको यहाँ पर इसको खुद सही करना है। इसके अलावा लॉस ऑफ हेयर हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके छाले पड़ना शुरू हो जाएंगे जुबान में, टंग इन्फ्लेमेशन। सिमिलरली आपकी जो जुबान के साथ साथ आपके जो होंठ हैं, लिप्स, उसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आपको बताया हुआ है बर्निंग ऑफ आइज, आंखें जलना शुरू हो जाएंगी अगर विटामिन बी की कमी होगी।
और स्किन भी मोटी होना शुरू हो जाएगी, थिकनिंग ऑफ स्किन। स्किन आपकी नॉर्मल स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। अगर वो मोटी होना शुरू हो जाए, हार्ड होना शुरू हो जाए, तो विटामिन बी की कमी है। ये आपके पास विटामिन बी के हवाले से बताया हुआ है टेबल के अंदर। अब आपके विटामिन सी के ऊपर आ रहे हैं। विटामिन सी आपके पास जो आपका यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, इसमें लिखा होगा वेल, एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड आपके फ्रूट से भी मिलता है। तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर विटामिन सी के ऊपर बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला अपने पास लिख लें अगर नहीं लिखा हुआ तो। C6H8O6 एसिड है, तो इसका मतलब कार्बोजाइलिक एसिड होगा। अब वो खुद बना लें। एनीवेज, यहाँ पर आपके पास जो विटामिन सी है, इसका जो मेन सोर्स है वो मैंने बताया, जैसे कि फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट, जिसमें ऑरेंज की एग्जांपल हमने ली थी, और भी बहुत सारे हैं। तो ये आपके ऑरेंजेस, लेमन, टोमेटोज, ग्रीन पेपर, इन सब के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आपका ग्रीन पेपर, हम वालमन शिमला मिर्च को कहते हैं। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ये हमारे हेल्प करता है जो जख्म है उसको भरने में। दांत में जो हमारे गम्स लगे हुए हैं, गम दांत, तो गम्स पे लगे हैं, दांत में नहीं लगे। तो जो गम्स हैं हमारे, जब अक्सर दांत साफ कुछ कर रहे होंगे आप में से भी, तो खून आना शुरू हो जाता होगा आपके गम्स में से। उसका मेन रीजन क्या है? कि आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। क्या आपके गम्स में वैसे भी बैठे बैठे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, आप जुबान से कुछ निकाल रहे थे दांतों में फंसा हुआ, और उसके बाद आपके खून का टेस्ट आना शुरू हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन सी नहीं है, या कम है, नहीं तो खैर नहीं, कम होगा। ये आपके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अब मैंने करवा दी। अब जिसके साथ ये प्रॉब्लम आती है, वो सबसे पहले जाके अच्छे खासे सिट्रिक फ्रूट्स ले और खाना शुरू कर दे। नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पर मजीद बताया है प्रिवेंट गम ब्लीडिंग। जाहिर है गम ब्लीडिंग कब होगी? या तो दांत साफ करते हुए होगी, या खाना खाते हुए होगी। दूसरा आपका कोल्ड। कोल्ड का मतलब सर्दी लगना नहीं है, सर्दी नहीं होती कोल्ड। कोल्ड एक बीमारी हम कहते हैं, यानी नजला जुकाम हो गया। तो जिसको बहुत ज्यादा हर वक्त नजला जुकाम रहता है, हर वक्त खांसता रहता है, छींकता रहता है, तो ऐसे बच्चों को क्लास में मैं निकालने के भी मूड में होता रहता हूँ हर वक्त। मेरी सारी रिकॉर्डिंग का सत्यानाश कर देते हैं। तो उन सब के अंदर विटामिन सी की कमी है। अब कल से ये सारे बच्चे एक दो कीनू खा के आएंगे। कीनू नहीं मिलेगा तो टमाटर खा के आ जाए, वो तो मिल ही जाएगा। वो भी नहीं मिलेगा तो लीमू लेके आ जाए, और कॉमन रूम में खा के आना है क्लास में। यहाँ पर फिर भी अगर छींके मारी या दोबारा से आपने खांसा, तो फिर मैं क्लास से निकाल के पहले आपको खाना खिलवाऊंगा इस तरह का विटामिन सी वाला, और फिर क्लास में बिठाऊंगा। आगे आ जाए। बहरहाल डेफिशिएंसी में बात कर रहे हैं विटामिन सी की। अगर बॉडी के अंदर ये डेफिशिएंसी होगी, तो जाहिर है आपके गम स्वेलिंग होगी, आपके हर वक्त मसूड़े फुले रहते होंगे, या कोई ना कोई दांत होगा जो हर वक्त खराब दर्द करता रहता होगा। और इसके साथ साथ आपके जो वुंड्स हैं, वो हील होने में स्लो प्रोसीजर रखते होंगे। कहीं आपको चोट लग गई तो आपकी बॉडी उसको हील नहीं कर पा रही, आपके दोबारा स्किन लेयर जनरेट नहीं हो पा रही, और अगर हो भी रही है तो बहुत अरसे के बाद हो रही है। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी का टॉपिक था। अब विटामिन डी के ऊपर बात करें। टेबल पे हॉरिजॉन्टली लाइन वाइज चल रहे हैं। विटामिन डी आपको यहाँ पर बताया हुआ है एंथ्रासाइटिक विटामिन होता है ये। एंथ्रासाइटिक विटामिन के सोर्सेज क्या हैं? एक तो हमारे पास ये जो सी फूड्स होते हैं, फिश वगैरह हो गया, फिश के अंदर है मिल्क, बटर, मशरूम, और सूरज की रोशनी यानी सनशाइन। इन सब के अंदर से, इन सब के थ्रू आपको विटामिन डी मिलेगा। इम्पोर्टेंस क्या है? अभी हम इतनी डेप्थ में बात कर चुके हैं। हड्डियां जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं, चला रही हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो हम चलने फिरने से कासिर रहेंगे। तो हमारी बोन्स के लिए, दांत यानी टीथ, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बॉडी। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्वांटिटी को कंट्रोल करने वाले हैं, वो विटामिन डी के थ्रू हो रहे हैं। अगर विटामिन डी कम होगा, तो कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा कैल्शियम। जाहिर है कैल्शियम बोन्स के अंदर होता है, सिमिलरली मैग्नीशियम भी होता है। डेफिशिएंसी से क्या होगा? जो बीमारियां होंगी, सबसे पहले तो आपके दांत टूटना शुरू हो जाएंगे। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके दांत गिर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में विटामिन डी की इंतहाई ज्यादा डेफिशिएंसी हो चुकी होती है, और उन्होंने ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स ख्याल नहीं रखा होता। वरना ऐसे भी लोग होते हैं जो 80+ के हैं और अभी भी दांत सही सलामत है। लेकिन ऐसे भी हैं जो अभी 50s में हैं या 40s में, उनके दांत गिरना शुरू हो। तो हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं।
बहरहाल आपके पास एक तो दांत टूटना शुरू हो जाएंगे, दूसरा भी हमने किताब में देखा कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, रिकेट्स अफेक्ट अभी देखा। तो रिकेट्स अफेक्ट यानी कि हड्डियों का कमजोर होना, सॉफ्ट हो जाना, ये सारी बीमारियां विटामिन डी में होती हैं। दो रह गए आखिर के, विटामिन ई। पहले उस पर बात करें। विटामिन ई आपके पास क्या है? ये आपके पास, इसको हम फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, यानी कि जो ह्यूमंस या एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इससे अफेक्ट हो जाता है। इसके सोर्सेज क्या हैं? ये प्लांट ऑयल्स में से निकलता है। प्लांट ऑयल, ज़ाहिर है हम कुकिंग ऑयल ज्यादातर प्लांट बेस्ड खाते हैं, तो प्लांट और भी हैं जिनमें से ऑयल निकलता है, वहां से ये सोर्स है विटामिन ई का। कभी अगर बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है तो हम कैप्सूल्स भी मिलते हैं, उसको खाते भी हैं या हम उसको लगाते भी हैं अपने, अगर जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है। तो बहरहाल अगर आपके लेट सपोज कहीं पे बाल उगाने हैं तो आप वहां पर बालों में लगाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, तेल के साथ उसको लगा देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो तेल के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। हर किसी के अपने अपने इस्तेमालात हैं। बहरहाल कहाँ कहाँ से आता है? लाइक बीट जर्म ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न जर्म ऑयल, सोयाबीन ऑयल, आपका यहाँ पर पीनट ऑयल, ये सारे आपके वो सोर्सेज हैं जहाँ से विटामिन ई निकलता है। इसी के साथ साथ जो आपके ग्रीन पत्तों वाले वेजिटेबल्स हैं उसमें से, जैसे स्पेनिश हो गया और इस तरीके से कैबेज है, ये सारे हरे पत्ते वाले। तो इन सब से आपको विटामिन ई मिल जाएगा। मेन इसका फंक्शन क्या है? जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करना, और फिर आपके प्रॉपर फंक्शनिंग करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये आपके, एक तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन एनिमल प्लांट्स की नहीं होगी। प्लांट तो खैर नहीं, एनिमल्स होता है। दूसरा, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कमजोर हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं हीमोलिसिस। रेड ब्लड सेल अगर कमजोर हो गए तो इंसान मरने के बस तैयारी कर रहा होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है विटामिन ई ना होने की वजह से हो। लास्ट पे आ रहे हैं, लास्ट आपका विटामिन के। विटामिन के में क्या है? अगर आपके, चलें डिजीज बाद में बात करते हैं, सोर्सेज तो पहले आ रहे हैं। विटामिन के की सोर्सेज हमारे जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पेनिश हो गया, अल्फलाफा, ये इसको आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। ये रूट्स टाइप होते हैं, जिस तरह घास आपने नॉर्मल देखी होगी वैसे ये कुछ इस तरह की होती हैं। तो बहरहाल ये रूट्स हैं। कैबेज सबने देखा हुआ है, सीरियल सबने देखे हुए हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आपको विटामिन के मिलता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन अल्फाफा है या तो अल्फा, जो भी आप कहना चाहें वो कर लें। अल्फा अल्फा, ठीक है। इंपॉर्टेंस पे आ जाए। इंपॉर्टेंस आपके पास यहाँ पर मैं पीछे बता चुका हूँ, वही सेम लिखी हुई है कि आपकी बॉडी में जो ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, अब उसको रोकने के लिए विटामिन के होना चाहिए। नहीं होगा या कम होगा तो ब्लीडिंग उतनी देर से स्टॉप होगी। बहरहाल ये आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लिवर के अंदर, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लिवर में ब्लड क्लॉट, लिवर क्या है सर? क्लॉटेड ब्लड ही तो है एक तरह से। तो उसके अंदर आपके पास विटामिन के भरा हुआ होता है, और अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो डेफिशिएंसी की वजह से हेमरेज होता है। हेमरेज आपने वर्ड सुना होगा, कभी कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया, या और इस तरीके का हेमरेज वर्ड लगा हुआ सुना होगा। हेमरेज का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ब्लड क्लॉट होने का टाइम है वो बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड आपका अगर क्लॉट देर से होगा तो आपके लेट सपोज कट लग गया हाथ में, तो वो तो ब्लड बहते हुए सारा खत्म हो गया, बॉडी में तो ब्लड ही नहीं है। अब बॉडी को याद आएगा कि सारा ब्लड बहने के बाद बंद करना है ब्लड को, तब तक तो इंसान ही ऊपर पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से हेमरेज हम क्या कहते हैं? हेमरेज का मतलब ये है कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो इंक्रीज हो गया है। जो आपका लेट सपोज अगर हाथ में बारीक सा कट लगा था और वो 1 मिनट के अंदर बंद हो जाता है खून बहना, अब वो आपके बॉडी में 1 घंटा हो गया लेकिन ब्लड निकले जा रहा है। तो इसका सिर्फ एक मतलब है, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी है। अब आप बैठ के हरे पत्ते खाना शुरू कर दें। आप गाय बकरों के साथ बैठे, उन्हें भी हम ये चारा डालते हैं, आप भी खाना शुरू कर दें। तो बहरहाल गायों को तो हम ये चीजें नहीं खिलाते, आप स्पेनिश वगैरह खा सकते हैं, पालक वगैरह। तो ये चीजें हैं जो कि आपको विटामिन का टॉपिक पढ़ के आप समझ आ गई होंगी कि हमारी बॉडी को क्या क्या चीजें जरूरत है। ये सारा टॉपिक मैंने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाया क्योंकि इतनी डेप्थ में आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझाया है, उसका रीजन बेसिक यही है। आपके साथ कोई भी इस तरह की बीमारी या प्रॉब्लम है, अगर आइडेंटिफाई, अगर वो आज क्लास में हुई है,
जैसे कुछ बच्चों की बीमारी है खांसते रहना, छींके मारते रहना, उनकी प्रॉब्लम आज आइडेंटिफाई हो गई है, तो आपने घर जाके सिंपल सा एक काम करना है, अपनी बॉडी के अंदर विटामिन सी भरना है। अब कुछ बच्चे हैं जिनको पता चल गया कि मुझे चोट लगती है तो वो खून बहता रहता है, घर जाके पाला कंपनी से बनवाना है। और इसी तरीके से और भी दीगर चीजें अगर आपके पास बॉडी में कम है, तो आपने जाके ये सारे, अब पता चल गए सोर्सेस क्या हैं, वो सोर्सेस कंज्यूम करने। तो बहरहाल यहाँ पर आपका विटामिन का टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर। ये चैप्टर अनऑफिशियली मैं आज इसको क्लोज कर रहा हूँ। एक टॉपिक आपका रहता है वही सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस वाला, उसमें एंजाइम के बारे में बातें बताई हुई हैं। तो एक आपका टॉपिक आउट ऑफ दिस बुक में पढ़ाऊंगा, आधा तो वही किताब वाला है लेकिन थोड़ा सा इजाफी पढ़ाऊंगा, एंजाइम्स बेसिक से कि होते क्या है। इतना भी बेसिक नहीं जाएंगे, बहरहाल एंजाइम होते क्या है, उनके फिर आगे एप्लीकेशन से हम सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ तक इस टॉपिक में किसी भी कंफ्यूजन?